जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई हम लोग जो प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से दिखता है कि कितना देर तक आप लोग वीडियो देखते हैं। आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, पता नहीं इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए। इससे क्या होगा ना, भले ही आपका ध्यान इस पे नहीं होगा कि भाई मैथ का वेटेज बहुत कम है, लेकिन आपका ना स्कोर बूस्ट हो जाएगा। हम आपको बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग इसमें दो आसान सब्जेक्ट है जिसमें कंप्लीट स्कोर किया जा सकता है। अगर 20 मैथ्स है तो आप 20 बना सकते हैं, अगर 20 रीजनिंग है तो आप 20 बना सकते हैं। और गलती आप इसमें बिल्कुल करने वाले नहीं हैं क्योंकि आप जिस तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। अगर आप इस तरीक़ा से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगा, तो आपका ना स्कोर आगे जाएगा, ना कि पीछे जाएगा। आपका स्कोर आगे जाएगा, ठीक है। तो और सब्जेक्ट को भी अब बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। एकदम रगड़ दीजिए हर एक सब्जेक्ट को और बहुत बढ़िया से तैयारी करिए इसका, क्योंकि इस एग्ज़ाम का इंतज़ार बहुत शेर कर रहे हैं, ठीक है। 2015-16 से ये चीज़ लटकी हुई है, ठीक है। तो आप बहुत बढ़िया से मेहनत करिए और जम के मेहनत करिए और हर एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर करने का कोशिश करिए। और जो सब्जेक्ट आसान है ना उसमें 100% स्कोर करने का कोशिश करिए। भाई कोशिश करेंगे तब ना होगा कुछ। अब हम कोशिश करेंगे ही नहीं, पहले से हम लोग अपना दिमाग में बैठा लेंगे कि इस सब्जेक्ट में इतना बनेगा, इस सब्जेक्ट में इतना बनेगा, इसमें इतना बनेगा, इसमें इतना बनेगा, टोटल मिला के इतना होगा। और नहीं बना तब क्या होगा? अगर आपका प्लान फेल हो गया तब क्या होगा? नहीं ना, वैसे होता है। इसीलिए बढ़िया से पढ़िए हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है। देखिए ये हमारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अपना ऐप फोकस स्टडी विद अभिषेक सर का ऐप बहुत ही प्यार से बनाया है उन्होंने। और इस पे जो मैथ्स की कोर्स चल रही है ना @299 ओनली, भाई 299 में आपको कंप्लीट एडवांस प्लस अर्थमेटिक मिल जाता है। अर्थमेटिक अभी आपका चल रहा है, इसमें आपका टाइम इन वर्क चल रहा है अभी। इसके बाद पाइपलाइन सिस्टम स्टार्ट होगा। बेसिक टू हाई लेवल का कंटेंट है झारखंड के लिए। ऐसा नहीं कि हम कैट लेवल का आपको यहाँ पे कंटेंट सिखा के हम अपने आप को वाह वाह बोले, नहीं। मकसद होना चाहिए सिखाना, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है बिल्कुल, अब प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं। और बेसिक टू ट्रिकी अप्रोच है, बेसिक लेवल, और साथ ही साथ इसको एग्जाम में कैसे हैंडल कर सकते हैं, लॉजिकली कैसे सोच सकते हैं, ऑप्शन वाइज कैसे तोड़ सकते हैं, हर एक बात बताया गया है। और साथ ही साथ आपको 1 साल की वैलिडिटी मिल जाती है। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो भाई इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए स्पेशल टेलीग्राम का ग्रुप बनाया गया है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये जो हमारा ऐप है इसका भी लिंक आपका दिया हुआ, मतलब हर एक कुछ का लिंक दिया हुआ है। जो ये सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ को हम लोगों ने नाम दिया है सिलेक्शन वाली सीरीज़। भाई ये तो बात सही है कि सिलेक्शन वाली सीरीज़ ये है ही, ठीक है। आप इस सीरीज़ को पूरा फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर। और आज देखिए कैसा कैसा सवाल से हम लोगों को भिड़ना है, इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। अभिषेक सर भी आप लोग के लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं, सोच रहे हैं, वो जल्दी आ जाएगा। अगर आप इस सवाल को कैलकुलेशन करने लगे तो भाई समय लगेगा, और ये 2-3 सवाल का तो टाइम आराम से ले लेगा। इस टाइप का सवाल ना होता ही है कैलकुलेटिव, ठीक है। देखिएगा अप्रोच कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको सीखना है, समझना है, और फिर इसी टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है। कहता है कि एक कर्मचारी का मासिक वेतन 12,600 रुपया है, ठीक है, और वह इसका 5/7 भाग खर्च कर देता है, ठीक है। यदि उसका वेतन 1/3 भाग बढ़ जाए और खर्च में वर्तमान खर्च के 1/5 भाग बढ़ जाए तो अब वह अपने वेतन का कितना हिस्सा बचा पाएगा। एकदम आसान सवाल है। मंथली वेतन दे दिया है, कितना भाग इसका खर्च करता है वो दे दिया है, फिर कहता है कि उसका वेतन कितना भाग बढ़ जाएगा वो दे दिया है, फिर कहता है कि वर्तमान में खर्च में कितना भाग बढ़ जाएगा वो दे दिया है।
तो पूछा है कि वो वेतन का अब कितना हिस्सा बचा पाएगा। एकदम बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझिएगा। तो भैया इसका वेतन अभी कितना है, 12,600 रुपया, ठीक है। और 12,600 अभी है वेतन इसका, और इसका वेतन कितना बढ़ने का बात हो रहा है, तो भैया 1/3 भाग बढ़ने का बात हो रहा है। 1/3 मतलब क्या, 3 में 1 बढ़ जाएगा, तो अब इसका नया वेतन पहले वाला वेतन का 4/3 भाग हो जाएगा। समझिएगा इस चीज़ को, 1/3 बढ़ जा रहा है, मतलब 3 में 1 बढ़ रहा है, मतलब अब जो नया चीज़ है वो पहले का 4/3 हो जाएगा। तो 12,600 का 4/3 कितना होगा, तो आप करने लगेंगे ऐसे, आप लिखेंगे 12,600 का 4/3, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 दूना 6, और ये आप लिखेंगे 4 दूना 8 और 4 चौके 16, 16,800 लिखेंगे। इसी काम से आपको बचाना है, इसी काम से आपको बचाना है। जो काम आप किए ना उस चीज़ को भरभली करने का कोशिश करिए। अब आप ये चीज़ समझ गए कि अब हमारा जो नया वेतन है वो पहले का 4/3 है। तो भैया पहले हमारा 3 था, अब 4 हो गया, तो इसको 3 से भागा दीजिए, तो 3 चौके 12, 3 दूना 6, 4200। अब 42 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 42 चौके 168 होता है, क्योंकि 40 चौके 160 होता है, और 4 दूना 8, 168 पे 2 जीरो, मतलब अब मेरा नया वाला वेतन 16,800 रुपया हो गया। ये हमारा पुराना वेतन है, ये हमारा नया वेतन है। पुराना खर्च मेरा कितना है, तो 5/7 भाग, 12,600 का 5/7 भाग, तो इसका 5/7 भाग, तो फिर से आप लोग लिखेंगे 12,600 गुना 5/7, नहीं, इसको 7 से भागा दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 8 56, अरे 18 7 126, तो 18 बार में कट जाएगा, और 18 पचे 90, मतलब 9,000 रुपया हमारा क्या है, खर्च है। ध्यान दीजिएगा, अब ये नहीं आपको लिखना है कि ये वेतन है, खर्च है, वेतन है, खर्च है, नहीं, 9,000 रुपया मेरा खर्चा हो रहा है अब। और कहता है कि अब जब वेतन 16,800 हो गया, तब मेरा खर्च हो गया, खर्च जो है वो खर्च मेरा बढ़ गया 1/5 भाग, 1/5 भाग खर्चा बढ़ गया। किसका, जो वर्तमान खर्चा था। देखो ना भाई, 9,000 का 1/5 भाग कितना, 90 है, 18 पचे 90, मतलब 9,000 का 1/5 भाग 1800 खर्चा मेरा पहले से बढ़ गया। तो 9,000 में 1800 जोड़ेंगे तो 10,800 नहीं हो गया भाई, अब मेरा खर्चा हो गया 10,800। अब देखिए यहाँ मेरा, अब देखिए अब हम कितना भाग बचा पा रहे हैं, तो 16,800 मेरा वेतन है, उसमें से 10,800 खर्चा हो रहा है, तो हम 6,000 बचा पा रहे हैं। बचत मेरा कितना हो रहा है, 6,000, कितना में, तो जी 16,800 में, 16,800 में। तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12 पच्चे 60, 12 एकम 12, 12 चौक 48, 5/14 भाग अब हम जो है वेतन का बचा पा रहे हैं। तो मेरा सलाह आपको ये चीज़ हमेशा रहता है कि जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो, कैलकुलेशन भरभली करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, लाखों से आप आगे निकल जाएंगे। और ये बात तय है कि लाख से ज़्यादा ही आपका फॉर्म गिरेगा सचिवालय में। अब देख लीजिएगा, ये बात तय है, क्योंकि जिस तरीका का नीति चल रहा है तो मतलब कि लाखों में जाएगा आपका। तो जब एस्पिरेंट लाखों में होंगे, जब फाइटर लाखों में होंगे, तो आपको उनका पप्पा बनना होगा, आपको ना मतलब सबका बाप बनना होगा, कैलकुलेशन में, जीके जीएस में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, झारखंड में, तब आप आगे रहिएगा। नहीं तो यहीं रहिएगा आप डमाडोल, तो फिर नहीं होगा। देखिए कहता है कि 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं जब उनमें 2500 मीटर का अंतर था। दोनों रेलगाड़ी के बीच में कितना का डिस्टेंस है, तो 2500 मीटर का।
प्रथम रेलगाड़ी 15 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है तथा दूसरी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही है। कितने समय के पश्चात वे एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, दोनों का अलग अलग स्पीड दे दिया है और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो भाई दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे, जो फाइनल स्पीड होगा मिलने का वो दोनों के स्पीड को जोड़ देंगे। तो मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। तो भैया टोटल डिस्टेंस कितना का है, तो 2500 मीटर का, और समय स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड 25 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, टाइम 25 से 2500 100 आया, 100 सेकेंड 100 सेकेंड में दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। इतना ही आपको कैलकुलेशन करना है। आप इसको वर्बली भी कर सकते हैं। मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटा सापेक्षिक चाल को जोड़ देंगे। तो टोटल डिस्टेंस 2500 मीटर और 15 और 10 25, 2500 को 25 से भागा देंगे तो भैया 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 100 सेकेंड का समय आएगा। यूनिट का भी झंझट नहीं है, डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और जो टाइम है वो सेकेंड में पूछा है। तो सब कुछ सेम यूनिट में है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल हालांकि अभी तक सचिवालय में ट्रिगो से नहीं पूछा गया है, लेकिन झारखंड एसआई में जम के सवाल आया है। तो अगर सिलेबस में है तो आ सकता है। प्रैक्टिस हर चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए, सब कुछ मिला के प्रैक्टिस में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, कहता है कि 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मान क्या होगा यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है। बेहद ही आसान सवाल है। थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री और 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा है। तो भाई थीटा का वैल्यू आपको 30 डिग्री रख देना है और आपको सीधा सीधा सॉल्व कर देना है। तो अकबका के सॉल्यूशन पर कूद मत जाइए, थोड़ा ऑप्शन को भी देखिए। 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा है, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई माइनस का साइन ही रहेगा, कभी भी प्लस का साइन नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, जब भी होगा माइनस वाला ही होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, थीटा की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, याद होना चाहिए। इसमें कुछ भी लेकिन किंतु परंतु आपको नहीं होना चाहिए, थीटा का वैल्यू सीधा याद होना चाहिए। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है। तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू और यहाँ साइन के साथ 5 गुना है, मतलब ये हो जाएगा 5/2, 5/2 और ये हो जाएगा cos √3/2 और 2 इधर गुना में है, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ √3 और इधर बचेगा 5/2, मतलब फाइनल आंसर में 5 भी रहेगा जो कि एक ही ऑप्शन में है और ये हमारा नेगेटिव भी होना चाहिए। तो ये ना तो ये होगा ना तो ये होगा। देखिए इस तरीका का अप्रोच आपको भी सीखना चाहिए, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ यहाँ सेट करके लाते हैं, वैसा आदत ही नहीं है यार। ठीक है, इतना प्रैक्टिस करो कि सब कुछ दिमाग में घूमने लगे। अब समझ लीजिए जरा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 मतलब 5 गुने 1/2 5/2 माइनस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, तो √3/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ √3। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, क्या ये 5 - 2 √3/2 नहीं होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कहता है कि विनोद और मनोज के वर्तमान वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों के वेतन में 16,000 की वृद्धि होती है तो यह अनुपात 8:9 हो जाता है। मनोज का वर्तमान वेतन कितना है। छोटा से छोटा सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल, हमेशा थोड़ा सा वक्त देना प्रैक्टिस में, उसके बाद अटेम्प्ट लेना। ऐसा नहीं कि जो डाटा दिया है उसको निकाल के रख देना, वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, टाइम का बर्बादी है। तो देखिए विनोद और मनोज का वर्तमान वेतन का अनुपात कितना है, 6 और 7। दोनों के वेतन में 16,000 रुपया बढ़ जाता है, तब इनका वेतन का अनुपात 8 और 9 हो जाता है। दोनों के वेतन में बराबर पैसा बढ़ता है, तो देखते हैं कि क्या दोनों के अनुपात में भी बराबर का वृद्धि है। अगर है तो मज़ा आ जाएगा, नहीं है तो बराबर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर विनोद का वेतन 6 था तो 16,000 बढ़ने के बाद 8 हो गया, 2 अनुपात बढ़ा।
मनोज का वेतन 7 था तो 16,000 बढ़ने के बाद 9 हो गया, 2 का वृद्धि हुआ। मतलब इसी 2 का वैल्यू आपका 16,000 है, 2 यूनिट का वैल्यू 16,000 है। तो बोला है तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 8,000। बोला है मनोज का वर्तमान वेतन कितना है, मनोज का वर्तमान वेतन कितना है, 7 यूनिट। अगर 2 यूनिट का वैल्यू 16,000 है तो 1 यूनिट का वैल्यू 8,000 है और 7 यूनिट का वैल्यू 8 सते 56,000 है। इस तरीक़ा से आपको कैलकुलेशन करना हो, चाहे सवाल छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ, जब सवाल का डिमांड ये रहेगा कि नहीं हम लंबे चौड़े में बनेंगे तब उसको बनाएंगे, लेकिन पहले समय का ध्यान रखेंगे कि कितना बनाना बाकी है, कितना बनाना है, कितना बन गया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा आप लोग, नहीं तो फिर मामला फंसने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 16,000, 1 यूनिट का वैल्यू 8,000, 7 यूनिट का वैल्यू 56,000। कहानी खत्म। देखिए कहता है कि एक क्लास में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को दोनों विषय पसंद है। देखिए ऐसा सवाल ना हमेशा वेन डायग्राम से बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को दोनों विषय पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास 2 सब्जेक्ट को लेके, 3 सब्जेक्ट को लेके, 4 सब्जेक्ट को लेके भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के सवाल को वेन डायग्राम से ही बनाइएगा। तो जी 2 वेन डायग्राम बनाइए, एक आपका विज्ञान का गणित का बनेगा और दूसरा विज्ञान का बनेगा। ये आपका मैथ है और ये आपका साइंस है। ठीक है, देखिए 45% को मैथ पसंद है, 45% को आपका 60% को 60% को मैथ्स पसंद है और 45% को साइंस पसंद है और 25% को दोनों पसंद है। तो जो दोनों को पसंद है ना वो यहाँ लिखिएगा 25% का। ठीक है, ये 25% दोनों को पसंद है, दोनों विषय पसंद है इनको, 25% बच्चों को। तो ये जो आपका मैथ का डायग्राम है, देखिए ध्यान से, ये जो मैथ का डायग्राम है ना इसका वैल्यू 60% है। तो 60 में तो 25% लिख दिए, इधर कितना बचा 35%। अब ये जो साइंस का डायग्राम है ना, ये देखिए ये वाला इसका वैल्यू है 45%। तो 45 में 25 यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों में आता है। ठीक है, दोनों में आता है, कॉमन आता है दोनों में। तो 25% यहाँ लिख दिए, तो इधर कितना बचा 20%। अब यहाँ से कई सवाल आता है, अगर आपसे ये पूछेगा कि सिर्फ गणित पसंद करने वालों के, सिर्फ गणित पसंद करने वाले, सिर्फ गणित ओनली मैथ, तो ये 35% बच्चे हैं। सिर्फ साइंस पसंद करने वालों ओनली साइंस, तो ये 20% बच्चे हैं। ठीक है, 20% बच्चे हैं। और यहाँ पे पूछा है कि भैया ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो 35% को मैथ पसंद है, सिर्फ एक विषय तो है, 20% को सिर्फ पसंद है आपका साइंस, और ये जो 25% है इनको भी तो दोनों में से एक एक विषय पसंद है। तो टोटल परसेंटेज हो गया 25 और 35, 60 और 20, 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको कम से कम एक विषय तो पसंद है ही, और इन 25% को एक के साथ साथ दोनों विषय भी पसंद है। तो सिर्फ एक विषय पसंद है, तो ये 80% स्टूडेंट ऐसा है, 80%, 80% छात्र ऐसे हैं जिनको कम से कम एक विषय। देखिए एकदम एक एक लाइन का सवाल है, जीएस जैसा, लेकिन कंसेप्ट नहीं रहेगा तो फंसेंगे। समझ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस में हर तरीका का सवाल होना जरूरी है। ठीक है, कहता है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका HCF क्या होगा। इसमें ये मैटर ही नहीं करता है कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना भी है। ठीक है, उनका HCF क्या होगा। तो 2 सह अभाज्य संख्या या को-प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। ये चीज़ आपको नंबर सिस्टम में बाकायदा पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, जब आपको को-प्राइम नंबर का डिफिनेशन बताया जाता है, प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, परफेक्ट क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, इंटीजर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कहाँ से आया,
जब इन सब सारी बातों को पढ़ाया जाता है ना विस्तार से, तो ये चीज़ बताया जाता है कि को प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। तो ये सवाल आपको भरमाने के लिए दे दिया है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका HCF क्या है। गुणनफल कुछ भी रहे, HCF पूछा है तो ऑलवेज हमेशा 1 होगा। दो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट वाला सवाल है, कॉमन सवाल है, हर एक एग्जाम में आया हुआ है। बनाना कैसे है देख लीजिएगा। जब चॉकलेट्स को ₹1 के भाव में 2 को खरीद कर ₹1 के भाव पर 4 को बेचा जाता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। तो सवाल पढ़ते ही आपको ये मालूम चल गया कि इस ट्रांजैक्शन में व्यक्ति को हमेशा लॉस होगा, तो जो प्रॉफिट वाला ऑप्शन है वो तो नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे सर आप कैसे देख लिए, तो भाई ₹1 में 2 को खरीदे और ₹1 में 4 को बेचे तो लॉस नहीं होगा, लॉस तो होना तय है। तो प्रॉफिट वाला ऑप्शन हमारा उड़ गया, बचा लॉस वाला ऑप्शन। ठीक है, या तो ये हमारा आंसर होगा। अब आपको करना क्या है, ऐसा केस में हमेशा यूनिट को बराबर कर दीजिएगा कि हम ₹1 में उतना ही खरीदेंगे और ₹1 में उतना ही बेचेंगे, तब जाके मामला क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ₹1 में हम जो है खरीदे 2 गो और ₹1 में हम बेच दिए 4 ठो। तो इस यूनिट को ना हम चाहते हैं कि जितना पीस खरीदे उतना ही पीस बेचे। तो अगर इस 4 और 2 को बराबर करना है तो इसको 4 का गुना लगाइए और इसको 2 का गुना लगाइए। अब जो आएगा यहाँ लिखते हैं समझने के लिए यहाँ लिखते हैं। तो 4 से इसको ₹4 हो गया और हम खरीदे 4 दूना 8 पीस, ठीक है। और 2 से इसको, तो ये आपका ₹2 हो गया और हम खरीदे और हम बेचे 8 पीस। देखिए ये यूनिट हमारा बराबर हो गया। अब देखते ही आप आंसर ठोक दीजिएगा। ₹4 में 8 खरीद रहे हैं और ₹2 में 8 बेच रहे हैं, तो भाई आधा का हमको घाटा हो रहा है, आधा का घाटा हो रहा है, मतलब 50% का हमको लॉस हो रहा है। क्लियर हो गया मामला। देखिए कहता है कि एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का आंकिक मान बराबर है। एक घन का टोटल सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बराबर है, तो घन का आयतन ज्ञात करिए। धुरंधर लोग बोलेगा घन का आयतन है वो 216 यूनिट क्यूब होगा, 216 यूनिट क्यूब होगा। कैसे, आप कहेंगे सर कैसे, देख लीजिए, क्योंकि उसके दिमाग में ना कैलकुलेशन घूम जाएगा। घन का टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बराबर है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोलेंगे सर 6a² इक्वल टू वॉल्यूम क्या है a³। जरा ध्यान दीजिए, ये इसका टोटल सरफेस एरिया है और ये इसका वॉल्यूम है, तो काट दीजिए। a² से a³ को इधर क्या बचेगा a, तो a हमारा क्या बचा 6 बचा और a क्या है भुजा है, घन का भुजा होता है। तो अगर a 6 है तो घन का आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, 6 का क्यूब 216। वो इतना ही काम करेगा अगर उसको लिखना होगा तो, ठीक है। देखिए शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, अभी हर तरफ डीजे बज रहा है और हर तरफ एक ही गाना बज रहा है, तेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे और ये डैश 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 तेरे जोड़े की रौनक सलामत रहे। तो भाई शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, सीज़न है अभी, तो आप लोग ना ललच के शादी ब्याह मत कर लियो, ठीक है। बाप माए के कहने पर कि कर ले बेटा, कर ले बेटा, कर ले बेटी, नहीं, सब कुछ देख लेना, बहुत ज़रूरी होगा तब करना, नहीं तो कुछ कर लेना तब शादी करना। कम से कम 10,000 रुपया महीना का भी जुगाड़ कर लेना कि यहाँ से 10,000 रुपया महीना मेरा आ जाएगा, तब कदम उठाना, नहीं तो ज़िंदगी आसान नहीं हो रहता है शादी ब्याह होने के बाद, ठीक है। और गर्ल्स लोग से मेरा ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना ज़रूर नौकरी लीजिए। लड़का लोग तो इधर उधर घिसट उसट के कुछ ना कुछ जीवन में मतलब जैसे तैसे काम चला ही लेगा लात जूता खा के, लेकिन गर्ल्स, रिस्पेक्टेड गर्ल्स जो भी हैं, आप ना कुछ करने के बाद ही नौकरी लीजिएगा, क्योंकि समाज में जो अभी कुरीतियाँ हैं ना उनके हिसाब से आपका जीवन टफ है, ये बहुत ही गलत बात है। और हम और आप सिर्फ मिल के नहीं बदल सकते हैं,
वक्त लगेगा इसमें, हालांकि अब बदल रहा है लेकिन अभी भी वक्त है, ठीक है। तो इधर उधर बहुत डीजे बज रहा है और एक ही गाना बज रहा है, तो हम क्या करें, ठीक है। तो आप लोग समझदारी से काम लीजिएगा। आइए एकदम सिंपल सा सवाल है, सवाल आसान है ये बात नहीं है, सवाल में कैलकुलेशन है ये बात है, आप इससे कैसे निपटते हैं ये सबसे बड़ी बात है। कहता है कि यदि 208 सही 4/5 मीटर लंबाई की एक छड़ को 23 सही 1/5 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में बांटा जाए तो कुल कितनी छड़ें प्राप्त होगी। तो बस सिंपल सा बात है, छड़ का टोटल लेंथ 208 सही 4/5 मीटर है और इनको 23 सही 1/5 मीटर के बराबर टुकड़ों में काटना है। तो कितना टुकड़ा होगा, तो टोटल लंबाई जो है छड़ का उसमें भाग लगा देंगे एक टुकड़े की लंबाई से। तो भैया इसको पहले फ्रैक्शन में है तो इंटीजर में कर लेते हैं चेंज, एकदम आसान है। करना कैसे है समझिएगा, तो 208 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूना 10, 1000। 8 को 5 से मल्टीप्लाई, 8 पचे 40, 1040 और 1040 में 4 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 1044। तो 1044/5 मीटर टोटल छड़ का लंबाई है, ठीक है जी, टोटल छड़ का लंबाई है। अब 23 सही 1/5 मीटर का टुकड़ा बनाना है, तो इसको इसमें भाग लेंगे, तो 23 बच्चे 115 और 116, इसको भाग लगाएंगे 116/5 से। अब जो समझदार रहेगा वो करेगा क्या, वो देखेगा कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो ये तो उड़ जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, तो इसको वो लिखेगा ही नहीं, वो सीधा 116 से भाग देगा 244 को। अब यहाँ भी आप फंसेंगे क्योंकि टेबल तो आपका साफ है एकदम साफ है, मतलब क्लीन है ही नहीं। तो 244 को 16 से भाग देंगे, ऑप्शन दिखेगा 5, 7, 9, 8। अब भैया 116 और 244 कितना बार में कटेगा, कितना बार में कटेगा। अगर 116 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया 1160 होगा, तो 1160 बड़ा हो जाएगा, 244 छोटा हो जाएगा, मतलब 10 बार तो जाएगा नहीं, तो 10 बार जाएगा नहीं, और ये 10 बार में 1160 हो जाएगा और ये हो जाएगा 244, तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब 9 बार में ये पक्का जाएगा, 9 बार में ये पक्का जाएगा। देख लीजिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करके, या इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 100 है, 116 है तो 100 गुना 9 900 और 16 9 144, तो 900 और 144 244 9 बार में उड़ जा रहा है, सीधा आंसर। समझ में आ रहा है कुछ? तो कैलकुलेशन दिमाग को करने दीजिए, आपके पास तो सारे के सारे ऑप्शन है, बिना मतलब में हर जगह पेन लगा देना अच्छी बात नहीं है। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, मतलब ये कुछ बट्टा 5 होगा और ये कुछ बट्टा 5 होगा और इसको इसमें से भाग देना है, तो ये तो आप कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा यहाँ पर देखते 208 गुना 5 प्लस 4, मतलब ये हो जाता है 240 और 4 244 लिखते, और फिर 27 बचे 115 और 116, तो 244 को 116 से भाग लगा देते, 9 बार में कट जाता है, ठीक है। देखिए कहता है कि समीकरण का यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। यूनिट डिजिट आपसे पूछा है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट का सवाल जब भी आएगा अगर वो मल्टीप्लाई वाला है तो एक चीज़ पहले ध्यान दीजिएगा कि कहीं 2 और 5 का कॉम्बिनेशन तो नहीं है, क्योंकि जब 2 और 5 गुना होगा तब 0 1 0 तो आना तय है। अगर 1 2 और 1 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 आएगा, ठीक है। और हमें मतलब है यूनिट डिजिट से। जैसे हम आपको ये बात बताएं, आप यहाँ से आंसर कर चुके होंगे। देखिए 3 का पावर 68 है, गुना 4 का पावर 73 है, गुना 5 का पावर 111 है, गुना 6 का पावर 97 है, गुना 8 का पावर 80 है। यूनिट डिजिट निकालना कैसे है, इस पे एक सेपरेट वीडियो हम जल्दी ही आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। अब जब आप इसको देखिएगा तो आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए भीड़ मत जाइएगा, पहले देखिए कि भैया यहाँ अगर आप देखेंगे तो 8 का पावर 80, इसका मतलब क्या, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 80 बार,
6 का पावर 97 मतलब क्या 6 गुना 97 बार, 5 का पावर 111 मतलब क्या 5 गुना 5 गुना 5 197 बार। और होना सब आपस को गुना है, होना सब आपस को गुना है। तो जैसे ही एक 8 और एक 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40 जीरो देगा, या एक 4 और एक 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 4 × 5 = 20 जीरो देगा। मतलब ये यूनिट डिजिट तो इसका क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। इतना ही आपको देखना है, ठीक है। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप सुन लीजिए, जो भी पावर होगा उसको 4 से भाग दीजिएगा। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो भैया इसका आप घात 4 बचा दीजिएगा। अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो जो शेष बचेगा उसी को घात बना दीजिएगा। जैसे कि 3 का पावर 68 है तो पावर को 4 से भागा देंगे तो 68 4 से पूरा पूरा कट जाता है तो हम 3 का पावर 4 बचा देंगे, गुना 4 का पावर 73 है। अब 73 को 4 से भागा देंगे तो 72 बार में कट जाता है, एक शेष बचता है तो इस केस में 4 का पावर 1 बचा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। वैसे इस पे हम एक जल्द ही पूरा डिटेल वीडियो लेके आने वाले हैं और 20-50 आपके सवाल भी रहेंगे ताकि यहाँ से सवाल आपका कहता है कि यदि ए, बी और सी 12, 18 और 36 दिनों में एक काम को अकेले पूरा कर सकते हैं, वे सभी 2 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और बी काम छोड़ देता है। ए और सी साथ काम करते रहे तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है ये, ठीक है। तो भैया पहले टोटल वर्क निकाला जाता है। तो भैया टोटल वर्क क्या होगा, ए, बी और सी 3 लोग हैं तो ए लेता है 12 दिन और बी लेता है 18 दिन और सी लेता है 36 दिन। तो सबसे पहले 12, 18 और 36 का एलसीएम कितना, तो 12, 18 और 36 का एलसीएम 36। तो भैया टोटल काम कितना हो गया सर, 36 यूनिट। ए 12 दिन में 36 यूनिट काम करता है, हर दिन 3 यूनिट काम करेगा। बी 18 दिन में 36 यूनिट, हर दिन 2 यूनिट। सी 36 दिन में 36 यूनिट, हर दिन 1 यूनिट काम करेगा। अब कहता है कि वे सभी 2 दिन तक साथ में काम करते हैं। एक बात बताइए, जब तीनों एक दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, तो ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट और सी 1 यूनिट। तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट काम ये लोग करते हैं डेली। तो 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 12 यूनिट। टोटल काम कितना है, 36 यूनिट। सुन लीजिए बात को, हर चीज़ में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारा चीज़ आपको मन मंदिर में ही करना होगा, जोड़ घटाओ। तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट काम होता है डेली, तो 2 दिन में होगा 12 यूनिट काम और 36 यूनिट टोटल काम है। 36 में 12 गया, 24 यूनिट काम मेरा हुआ, 24 यूनिट काम मेरा बच गया। अब बी छोड़ के चला गया और शेष काम को ए और सी करता रहता है। तो शेष काम कितना हुआ, 24 बचा और ए और सी मिलके करेगा। ए और सी मिलके हर दिन कितना काम, 3 और 1 4 काम। अगर ये दोनों 4 यूनिट काम करेगा डेली और 24 काम है तो 4 × 6 = 24, 6 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी एकदम देखिए, बहुत सारा सवाल को अपना भरभली कर सकते हैं, बस आपका प्रैक्टिस कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। अगर आपको आदत है कि हर चीज़ को लिखा जाए तो आप हर चीज़ को लिख के करेंगे और यही आदत आपका एग्जामिनेशन हॉल में भी रिफ्लेक्ट होगा कि आप हर चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं, करिए तो एक बार सही, देखिए तो पहले हार मानने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो समझ लीजिए, तो जी 3 और 2 5 और 1 6 काम करते हैं ये लोग तीनों, तो 2 दिन में आपका काम हो जाएगा टोटल 12। 36 में 12 हो गया, काम आपका बच गया 24 और ए और सी मिलके 1 दिन में काम करेगा 4 यूनिट। 24 को 4 से भाग दीजिए, 6 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। सवाल को देखिए, कहता है कि एक व्यापारी 60 बोरी अनाज 400 रुपया प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है, ठीक है। यदि वह 8% लाभ पर 18 बोरी बेचता है तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए। आप सीखिएगा ध्यान से, ऐसा सवाल को आप बड़ा ही लंबा चौड़ा मेथड से बनाते होंगे, एकदम आपको लॉजिकल बात सिखाएंगे, सीखिएगा ध्यान से, ठीक है। सीखिएगा और अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को लाइक मार दीजिएगा और शेयर भी मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए, हम आपको ये चीज़ नहीं बताएंगे कि वो 60 बोरी
का वो टोटल कितना पैसा दिया, नहीं, हम टोटल प्रॉफिट से खेल जाएंगे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले एक बात बताइए कि वो 18 बोरी अनाज बेच चुका है और वो 8% का लाभ लिया है। तो भैया अगर 18 बोरी का 8% हम निकालें या एक बोरी का लाभ निकाल के उसको 18 से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। तो अगर वो 8% लाभ लेता है तो एक बोरी पर उसको कितना का लाभ होगा, 400 का 8% कितना, एक बोरी का कीमत 400 और एक बोरी पर भी वो 8% का लाभ लेगा जो 18 बोरी पर लेगा 8%, ठीक है। तो 400 का 8% कितना, 32, 8 चौके 32 रुपया, तो एक बोरी पर 32 रुपया का लाभ लेता है। देखिएगा तो 18 बोरी पर वो कितना पैसा कमाया, तो कहेंगे सर 18 दूना 36 और 18 तिया 54 और 3 57, 576 रुपया का वो प्रॉफिट लिया 18 बोरी पर, ठीक है। कहता है कि उसको ना 60 बोरी पर टोटल 16.4% का प्रॉफिट चाहिए। 60 बोरी पर उसको 16.4% का प्रॉफिट चाहिए। अगर दूसरा वाला मेथड से जाएंगे तो बड़ा भारी कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम लगेगा। इससे बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगेगा, बस समझिएगा ध्यान से। तो अगर हम ये देखें कि 400 रुपया का 16.4 कितना होता है, तो हम इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं। देखिए हम आपके हिसाब से इसको निकालते हैं। तो जी 400 रुपया का 16.4 क्योंकि हम सिर्फ प्रॉफिट से खेल रहे हैं, परसेंट बट्टा में 100 और ये एक बोरी पर लाभ हो गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 बोरी पर इसको इतना प्रॉफिट चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे गुना भाग में आपको दिक्कत होगा, नहीं होगा। तरीका देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट है तो इसको पॉइंट हटा के नीचे में 10 दे दिए। देखिए ऊपर है 1 और 2 3 जीरो, नीचे भी है 3 जीरो, तो ये इसका तो कोई काम ही नहीं है जी। धुरंधर लोग तो इसको लिखेगा ही नहीं। ऊपर क्या बचा, 6 चौके 24 गुना 164। देखिए आपको हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए, 164 गुना 24। टेबल हमेशा याद रखिएगा, सीधा गुना करिएगा। तो 24 चौके 96 का 6 हाथ में 9, 24 छक्के 144 और 9 153 का 3 हाथ में 15, 24 से कम 24 और 15 39, 3936 का इसको लाभ चाहिए टोटल 60 बोरी पर। 3936 में से 576 लाभ ये कमा चुका है। तो इसमें से जैसे ही 576 घटाएंगे ना भाई, कितना बच जाएगा, 0, 13 में 6 गया 60 और यहाँ 3 और यहाँ 3, 3360 रुपया इसको और लाभ चाहिए। अब देखिए ये 18 बोरी बेच चुका है 60 में से, कितना बोरी बेचना है, तो जी 42 बोरी बेचना है। तो बोला है कि हर एक बोरी किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो इसको 42 बोरी पर 3360 का लाभ चाहिए भागा 42, ठीक है। तो 42 8 बार में कट जाएगा, मतलब एक बोरी पे इसको 80 रुपया का लाभ चाहिए। तो 400 में खरीदा है और 80 का लाभ चाहिए, तो 480 में बेच देगा। एकदम सीधा कैलकुलेशन आपको बताएं, सादा, कि हम भैया इसको प्रॉफिट से भी खेल सकते हैं। एक बोरी पे 80 का लाभ चाहिए और एक बोरी खरीदा है 400 का, तो 400 और 80 लाभ, 480 में इसको बेच देगा। भाई कैलकुलेशन और लॉजिक ऐसा चीज़ है कि अगर आप इन दोनों में महारती हासिल कर लिए ना, तो फिर कोई भी मैथ का सवाल आपसे बनेगा नहीं, छूटेगा नहीं। आप आसानी से बड़ा कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर दी। देखिए एकदम ध्यान से देखिए और समझिएगा तरीका को। कुल रकम 8% प्रति वर्ष की ब्याज से 2 सालों में 1323 रुपये तथा 3 सालों में 1389 रुपया 15 पैसा हो जाती है जब उसे प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है। तो आर का मान क्या है, आपसे रेट परसेंट पूछा है। देखिए थोड़ा सा समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो हमारा हर साल के अंत में अमाउंट बनता है ना, वो प्रिंसिपल भी होता है। हर साल के अंत में जो अमाउंट बनता है वो प्रिंसिपल भी होता है। 2 साल में कुछ पैसा मेरा ब्याज सहित 1323 रुपया हो गया, और यही 1323 रुपया 3 सालों में, मतलब अगले 1 साल में 1389 रुपया 15 पैसा हो गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज पे ब्याज लगता है वो भी सेम होता है और जो प्रिंसिपल पर लगता है वो भी सेम होता है। कहने का मतलब ये है
कि इस केस में देखिए, इस केस में क्या हमेशा इसी 1323 रुपया पे हमें इंटरेस्ट मिला होगा, इसी 1323 रुपया, ये 1323 रुपया हमको तीसरा साल भी मिला होगा, प्लस 1323 पे हमको इंटरेस्ट भी मिला होगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन काम क्या है कि वो ब्याज पे भी ब्याज लगाता है। तो इस 1323 में क्या है, प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है। तो प्रिंसिपल पे तो जो हमको इंटरेस्ट मिला होगा प्रिंसिपल पे वो तो मिला ही होगा, प्लस पिछले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। तो भैया 1323 रुपया मेरा एक साल में कितना हो गया, तो 1323 हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो 1323 रुपया एक साल में 1389 रुपया 15 पैसा में बदल गया। कितना बढ़ गया, तो जी हम उधार दिए थे 1323 रुपया और 1323 रुपया पे हमको कितना का ब्याज मिला, तो जी 1323 को 1389 रुपया 15 पैसा में घटा दीजिए। तो ऐसे घटाइए, 1300 खत्म। अब आप 89 में सिर्फ 23 घटाइए, 89 में 23 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 66 रुपया और 15 पैसा तो है ही, मतलब 66 रुपया 15 पैसा हमको इंटरेस्ट मिला। भाई इसी 1323 रुपया पे ना मिला तो देख लीजिए कि 66 रुपया 15 पैसा 1323 का कितना परसेंट है। तो जी 1323 का 10% कितना, 132 रुपया 30 पैसा, और उसका आधा 66 रुपया 15 पैसा, मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बहुत ही आसान होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा लेवल का सवाल हो, अगर आप समझदारी रखते हैं तो बहुत ही आसानी से सवाल आपका बन। देखिए ध्यान से समझिएगा सवाल को। कहता है कि एक व्यक्ति जब स्टेशन ए से बी तक पैदल जाता है और वापस साइकिल से आता है तब उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। एक बार पैदल गया और वापस में साइकिल से आया तो उसको 20 घंटा का समय लगा। यदि वह दोनों तरफ की यात्रा साइकिल से करता है, मतलब गया भी साइकिल से और आया भी साइकिल से, तब उसे 6 घंटे का समय लगता है। तो दोनों तरफ पैदल आने जाने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का सवाल बहुत कॉमन है, बहुत एग्जाम में आया हुआ है और इसमें पेन लगाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। देखिए जब वो एक बार पैदल गया और वापस साइकिल से आया 20 घंटे का समय लगा, ठीक। तो हम यहाँ पर पैदल जाने में कितना समय लगा और साइकिल से आने में कितना समय लगा अलग अलग नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम बता सकते हैं कि यदि वह दोनों तरफ साइकिल से यात्रा किया, गया भी साइकिल से और आया भी साइकिल से, ए से बी साइकिल से, बी से ए साइकिल से, तब उसको 6 घंटे का समय लगा। तो हम ये चीज़ यहाँ से समझ गए कि साइकिल से जाने में भी 3 घंटा और आने में भी 3 घंटा, 6 घंटा समय लगा। तो भैया अगर ए से बी तक वो पैदल गया और वापस साइकिल से आया, तो जब वो साइकिल से आया होगा तब उसको 3 घंटा का समय लगा होगा। तो 20 में से 3 घंटा का समय उसको साइकिल से आने में लगा, मतलब पैदल जाने में उसको 17 घंटा का समय लगा। तो कहता है कि दोनों तरफ पैदल आने जाने में, मतलब जाए भी और आए भी पैदल, तो कितना समय लगेगा। तो एक तरफ 17 घंटा, तो दोनों तरफ 17 दूना 34 घंटा, 34 आवर्स का समय लगेगा। यही सवाल का उत्तर है। इतना ही काम आपको करना है, हर कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया। देखिए इस सवाल को आप लोग बनाइए, कितना अच्छा सवाल है। कंसेप्ट रहेगा तो बनेगा, नहीं रहेगा तो पक्का है कि नहीं बनेगा। 1/15 भागा 1/15 भागा 1/15 भागा 1/15 भागा 1/15 बराबर क्या होगा। सब टोटल का टोटल इक्वेशन भागा में है, डिवाइड में है। इधर से स्टार्ट करेंगे कि इधर से स्टार्ट करेंगे और आंसर कितना होगा इसको आप कमेंट करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर जो भी बच्चे पढ़ाई में ईमानदार हैं वो कमेंट में लिख दीजिए सर फलना वाला सवाल हमसे नहीं बना था, हम उसको अगला वीडियो में फिर से बता देंगे। लेकिन आप लोग लिखते ही नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है आपके पास।
आप कहेंगे सर इधर से स्टार्ट करेंगे, कोई कहेंगे सर इधर से स्टार्ट करेंगे। तो भाई 1/15 को 1/15 से भाग देंगे, 1 आएगा। फिर 1 को इसको भाग लगाएंगे, फिर 1/15 को 1/15 में भाग देंगे, 1 लगेगा। तो ये बच जाएगा 1/15, 1/15 तो ऑप्शन है नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इधर से भी लगाइएगा वही हाल होगा। तो भैया ये है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो बता दे रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/15 गुना 15 गुना 15 गुना 15 और गुना 15। तो 1/15 से 1/15 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 15 गुना 15, 15 का क्यूब, और ये 3375। ये कैसे हुआ? अगर कोई बंदा बता दिया तो अगला प्रैक्टिस सेट उसके डिमांड पे होगा कि वो कैसा प्रैक्टिस सेट चाहता है। क्या वो मुश्किल सवालों का चाहता है, क्या वो आसान सवालों का चाहता है? जो बोलेगा उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो ये कैसे हुआ आप ज़रा हमको लिख दीजिए, या टेलीग्राम पे आप फोटो भेज दीजिएगा कि ये हुआ कैसे, ठीक है। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा। और थोड़ा पढ़िए ढंग से, बकवास बकैती मत करिए, शादी ब्याह में कम जाइए। आप अगर किसी के शादी ब्याह में नहीं जाएंगे तो ऐसा बात नहीं है कि उनका शादी नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। शादी होगा, आप कहीं जाएं या ना जाएं, जो चीज़ होना है वो होगा, ठीक है।